हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के जो इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स है उनको देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग कम समय के अंदर में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजों को कवर कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हमारे कंटेंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर मैं आप सभी लोगों में से उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 1136 लोगों ने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया था। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे, जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए और आप लोगों के सिलेक्शन के लिए ये है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अपना अपना रिस्पांस देते रहेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2024 में भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की कौन से नंबर की अध्यक्षता की थी? मैं आपको क्वेश्चन के अंदर में भी आंसर्स बताता चलूंगा। ठीक है, हर एक बच्चा रिस्पॉन्स करता रहेगा। अगर आप लोगों ने यहां पर मैं जो मैं बता रहा हूं उसमें भी रिस्पॉन्स कर दिया ना, अगर आंसर नहीं पता है तो ये रिस्पॉन्स करिए देख देख के, आपकी आपकी जो है यहाँ पर मैं नॉलेज बैंक बढ़ता जा रही है। क्वेश्चन बन सकता है 46वें नंबर की बैठक का आयोजन किया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, यूनेस्को की, ठीक है, विश्व धरोहर समिति की, जिसके अंदर में विश्व धरोहर की सूची में कौन से देश को शामिल करना है कौन से देश को शामिल नहीं करना है वो डिसाइड होता है। तो ये कहां पर में हुआ था फ्रेंड्स? आपका न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना आप लोगों की बन जाती है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों का जुलाई के महीने में हुआ था 2024 का। बट अब हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा स्पेशल आप लोगों को मैं 2025 से भी कनेक्ट करवाता चलूंगा। 2025 में अगर मान लीजिए 46वें नंबर की जो बैठक है वो दिल्ली में हुई थी, आप लोगों की इंडिया के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो अभी कौन से नंबर की होंगी जल्दी बताओ, पहले तो ये नंबर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बनेगा। मैं आपको अपने 13-14 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। कौन से नंबर का 2025 के अंदर में, ठीक है, कौन से नंबर की बैठक होने वाली है? आप बताएंगे कौन से नंबर की होंगी? 47 नंबर की होंगी। वेरी गुड, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो 47 नंबर की बैठक होंगी। ये कहां पर में होने वाली है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स। तो बुल्गारिया जो है देश, ठीक है, वहां पर में बुल्गारिया बुल्गारिया के अंदर में उसकी राजधानी है सोफिया। ठीक है, वहां पर में ये होने वाला है, तो सोफिया के अंदर में ये आयोजित होगा। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? एक नंबर आप लोगों का क्वेश्चन ये भी बन गया, एक नंबर यहां भी बन गया आप लोगों का। ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की जो 47th नंबर की जो मीटिंग होगी वो बुल्गारिया सोफिया के अंदर में आयोजित होने वाली है। 46 नंबर की भारत के अंदर में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। 46 नंबर की थी, न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित थी जुलाई 2024 के अंदर में 21 से 31 जुलाई तक। इसमें 24 पूरे दुनिया की न्यू 24 साइट्स को इंक्लूड किया गया। अब आपको पता है ओके, आई थिंक अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप लोगों को आवाज का थोड़ा सा इशू है, बट लेकिन कोई नहीं, हमारे कंटेंट के ऊपर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2024 के अंदर में 24 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, आपको मैं ये बता रहा था कि आप लोगों के पेड कोर्स के अंदर में मैंने जो है आप लोगों को पूरा का पूरा, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ाया है। आप लोगों के लिए मैं फिर से केवीएस की बैच में, DSSB बीपीएससी टीआरई की बैच के अंदर में आप लोगों के लिए फिर से पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की न्यू साइट्स और ओल्ड साइट्स पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है न्यू ईयर सेल आपका आज उसका लास्ट डे है। सभी के सभी बच्चे यहाँ पर में जुड़ सकते हैं आज टीचिंग परीक्षा के साथ में। 19 कल्चरल, 4 नेचुरल और एक मिक्स साइट जो है वो जोड़ी गई थी। 19 4 1 लिख दीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी लोग लिखिए। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन गया आप लोगों का, लीजिए एक और नंबर आप लोगों को मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कितने नंबर आपने कमाए आज? ठीक है, ये मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, आप लोगों ने लगभग लगभग कितने नंबर कमा लिए एक एक करके। तो एक नंबर यहाँ पर में हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का याद रखना है पेरिस के अंदर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे अजोले। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इसकी डायरेक्टर जनरल है। अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ऑड्रे अजोले। ठीक है, 1670 जो है फ्रेंड्स लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से एक साथ
सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि हम लोग यहाँ पर में और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ सके। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है? 166वां, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर में है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1995 के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोगों का हो गया। 1995 के अंदर में 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कल इसका हैप्पी वाला बर्थडे है, ठीक है। ओके, कितने साल का हो जाएगा हमारा डब्ल्यूटीओ? पार्टी चाहिए डब्ल्यूटीओ से अपने को, उसका कल हैप्पी वाला बर्थडे है, ओके। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये जिनेवा के अंदर में, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जिनेवा के अंदर में, ठीक है। ये बोलेगा कि तुम लोग जिनेवा आओ, वहां पर मैं पार्टी दूंगा करके, ऐसी होता है ना, तुम्हारा दोस्त से मांगे पार्टी चाहिए करके, भाई वो बोलता आ जाओ करके इधर में, फिर अपन जा नहीं पाते तो वो पार्टी भी नहीं देता। चलिए, तो डब्ल्यूटीओ का जो है फ्रेंड्स स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये याद रखना है, जिनेवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का। कौन इसका जो है फ्रेंड्स ये बना है नया वाला सदस्य? आप लोग ध्यान से समझिए, तिमुर लेस्ते जो है फ्रेंड्स, इसको क्या किया गया है, अभी हाल ही में मेंबरशिप दी गई है, ठीक है, तिमुर लेस्ते को, ओके। तिमुर लेस्ते और आप लोगों का कोमोरोस, दो देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य बने, तिमुर लेस्ते और कोमोरोस, ओके। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना था, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, आप लोगों का, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए अब यहाँ पर में आप लोगों के? टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है फ्रेंड्स 166 हो गए आप इसके। तो आपका जो कोमोरोस है, ठीक है, वो क्या बना था? 165वें नंबर का बना था, 165th नंबर का, 165th। लेकिन आप लोगों से क्या बोला है? आपसे बोला है 166वें नंबर का कौन बना है? तो तिमुर लेस्ते 166वें नंबर का, ठीक है। तो दो कौन से नए देश जोड़े गए हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर में? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। 6 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 2100 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1900 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। सेशन को जल्दी से एक साथ सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे, 2000 का आंकड़ा अभी पार हो जाएगा अगले 1 मिनट के अंदर में, अगर सब लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया तो 65वां पूछे, 165वां लिखो। मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगा कि 165वें नंबर का देश कौन सा था। आप क्या आंसर लगाने वाले हो? अभी से आंसर लगा दो, मैं क्वेश्चन अभी से बता दे रहा हूँ क्या आएगा एग्जाम के अंदर में आपका। 165वें नंबर का देश कौन सा है? कोमोरोस। 166वें नंबर का तिमुर लेस्ते, ठीक है। चलिए, ये याद रखेंगे आप लोग। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी मैं बहुत बड़ी घोषणा आपको कर रहा हूं आज के लिए, केवल और केवल आज के लिए, ठीक है। न्यू ईयर सेल आप लोगों की 55% ऑफ चल रहा है आपका ऑल कोर्सेज के ऊपर में, ऑन ऑल दी कोर्सेज। न्यू 2025 आज लिखना है, आज रात, आज के लिए। और केवल 500 टॉप जो पहले 500 स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों के लिए रहने वाला है ये। तो जल्दी से जल्दी जाकर जो है आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के लिए बचा है या नहीं, और आप ट्राई कर सकते हो उसको। और बाकी के जो फिर बच्चे रहेंगे उनके लिए 52% रहेगा। तो केवल टॉप 5 अभी जो पहले 500 बच्चे रहेंगे उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी बताइए। और आपको बताना चाहूंगा कि कल से आपका बीपीएससी टीआरई के अंदर में 30 डे चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। कितने लोगों को पता है और कौन कौन है जिनको नहीं पता 30 डे चैलेंज के बारे में? कल से 30 तारीख तक, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है आपका लगातार, ठीक है। जो बच्चा आज रात 12 बजे तक एनरोल हो चुका होगा, कल से उसको टेस्ट मिलेंगी। केवल आज रात 12 बजे तक जो एनरोल होगा उन्हीं बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज हो जाइए आप लोग, 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। 31 तारीख को 1500 बच्चों की टेस्ट होंगी, ठीक है। हर रोज जो टेस्ट होंगी उनमें से टॉप 50 बच्चे चुने जाएंगे, ठीक है। फिर हर बार 50 करके 30 दिन में 1,500 बच्चे जमा हो जाएंगे। उन 1,500 बच्चों का कंपटीशन करवाया जाएगा। फिर उन 1,500 बच्चों में से फिर देखेंगे हम लोग कि कौन बच्चा टॉप कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन ये कर रहा है। उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल तरीके का जो है पूरा का पूरा हम लोग प्लान बनाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि एक बार तो भी कम से कम जो है टॉप 50 में आ जाइए, ताकि आप 1,500 में मौका मिले आपको। ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं आपके, आज के आज आप लोग जुड़कर कर सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स अबू धाबी के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ की हर 2 साल के अंदर में एक बैठक होती है। तो 13वें नंबर की बैठक हुई, उसकी मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक होती है, ठीक है। यूएई के अबू धाबी शहर के अंदर में इसको आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? मैं डब्ल्यूटीओ भी आपको पढ़ाने वाला हूं थोड़े दिनों के अंदर में। डब्ल्यूटीओ की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। पहले जो है 164 थी। 165वें नंबर का कौन सा देश बना है? आप लोग आंसर करेंगे। 166वें नंबर का देश कौन सा बना है? आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। 164 और 166वें नंबर का देश कौन कौन सा बना है? प्लीज जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। कोमोरोस एक अफ्रीकन कंट्री है और तिमुर लेस्ते जो है एशियन कंट्री है, ठीक है, ठीक है।
कोमोरोस अफ्रीका की है, अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, और तिमुर लेस्ते एशियन कंट्री है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, एशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 13वें नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर में हुई थी, अबू धाबी के अंदर में हुई थी, ठीक है, 2 साल में होती है ये। नाउ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी 132वीं परिषदीय बैठक हुई थी, 132वें नंबर की, ये कहां पर में हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बन सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है। मैं आप लोगों से ये सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, DSSB के एक शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन आया था, आईएमओ का हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चन आया था, और उसका आंसर था लंदन के अंदर में, ठीक है, लंदन के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का, ठीक है। इसकी 132वें नंबर की परिषदीय बैठक कहां पर में हुई फ्रेंड्स, लंदन के अंदर में ही आयोजित हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो ये पूरा का पूरा सेशन देखिए आप लोग, इसके बाद में आप लोगों को जो टेस्ट मिलेंगे उसको भी अटेम्प्ट करना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ओके, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन ऑफ न्यू साइट्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखो आप लोगों से अब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि 2024 में 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक कहां पर में हुई थी। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो आंसर कर पाएगा। कहां हुई थी भाइयों बहनों बैठक, आप लोगों की बैठक हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में हुई थी 2024 की, इंडिया के अंदर में। ओके, अब जो ये बैठक हुई थी उसके अंदर में कितने देशों को, कितने लिस्ट को शामिल किया गया था, 24 को। इनका ब्रेकडाउन था 19-4-1, 19-4-1, ठीक है, 19-4-1। याद आ रहा है आप लोगों को, 19 कल्चरल थे, 4 नेचुरल थे और एक मिक्स्ड था। मतलब कल्चरल साइड मतलब जो किसी ना किसी संस्कृति से बिलोंग करता हो, कोई ना कोई सांस्कृतिक उसका इतिहास रहा हो, नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर रहा हो, और मिक्स मतलब संस्कृति और मिक्स संस्कृति और कल्चरल, सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक है दोनों का मिक्सचर हो। तो 19-4-1 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, कितने लोग मानते हैं, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मुझे बताइए कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 2025 की बैठक कहां पर में आयोजित होने वाली है। आप लोग कोशिश करो, फिर मैं आपको आंसर फिर से बताता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु इज द यूनेस्को डायरेक्टर जनरल मेंशन इन दिस सेशन, ठीक है। आपको बताना है डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स आपका पेरिस के अंदर में, ये आप लोगों को बताया मैंने, पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो है तुम्हारे मामा की लड़की ऑड्रे एजोले, ठीक है। ये देखिए आप लोग, तुम्हारे मामा की लड़की ऑड्रे एजोले जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ओके, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑड्रे एजोले, ठीक है। आपसे मैंने पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है, जो आप लोगों का डिसाइड करती है कि कौन से संगठन, कौन से जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना है नहीं करना है। 2025 की उसकी बैठक सोफिया में होने वाली है, सोफिया, सोफिया बुल्गारिया की जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, तो बुल्गारिया में होने वाली है ये बैठक। 2500 बच्चा क्रॉस हो गया 13 मिनट के अंदर अंदर में। चैनल को सब्सक्राइब हर कोई बच्चा कर लेगा अगर आप चाहते हो कि आपको आगे में भी सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है कि हमारे भारत में, ठीक है, हाल ही में मोईदाम नाम की एक जगह है, ठीक है, मोईदाम। कितने लोगों को पता है मोईदाम कहां पर में है। तो मोईदाम आसाम के अंदर में क्वेश्चन में दिया गया है भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन से भी काफी सारी चीजें सीखने मिलती है। मोईदाम आसाम के अंदर में है, अभी हाल ही में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बट उससे पहले आसाम की और 2 स्थल पहले से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आसाम की पहले से ही 2 साइट शामिल है। कौन कौन सी साइट शामिल है मोईदाम से पहले। मोईदाम जो है फ्रेंड्स एक कब्रिस्तान टाइप का था, ठीक है, वहां पर में लोगों को दफनाया जाता था। अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। मोईदाम अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो मोईदाम जो है फ्रेंड्स ये आसाम के अंदर में जो है ग्रेव जो था, ग्रेवयार्ड्स टाइप का था। उससे पहले काजीरंगा और मानस, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पता है, आपको आसाम में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों का काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा भी आसाम के अंदर में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी, ए क्यों नहीं, बताओ। ए का, ए असम के अंदर में नहीं है क्या। सुंदरबन कहां पर में, कौन से राज्य में, आप लोग बताएंगे, ठीक है। यहां पर में भी सुंदरबन दिया है, कौन से राज्य में बताओ। इसकी वजह से आपका एलिमिनेट हो गए थे वो,
तो आसाम के अंदर में मानस और काजीरंगा पहले से थे, अभी तुम्हारे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मोईदाम भी शामिल हो गया है, वो भी आसाम के अंदर में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो। 2344 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, हम लोग 2500 के भी पास में पहुंचते जा रहे हैं। मानस और काजीरंगा यहाँ पर में देख सकते हो। मोईदान ठीक है, आप लोगों का क्या था? ठीक है, स्टोन बरियल सिस्टम था, ग्राउंड बरियल सिस्टम था, माउंट बरियल सिस्टम था, टॉम बरियल सिस्टम था, ओन बरियल सिस्टम था। मैं ना हिंदी में भी बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या था ये मोईदाम, ये बता देंगे आप पहले। तो देखो क्या था ना, एक ऐसा टीला बना दिया, ठीक है, टीला। ओके, उसके अंदर में बहुत सारे लोगों को दफनाते जाओ दफनाते जाओ दफनाते जाओ। ओके, तो आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो इस प्रकार से टीलों के अंदर में लोगों को दफनाने की जो प्रथा थी, टीले बना दिए गए और उसके अंदर में लोगों को दफनाने की जो प्रथा थी वो है मोईदाम। ठीक है, मोईदाम आसाम के अंदर में 700 साल पहले ये प्रथा चलती थी, अहोम डायनेस्टी के अंदर में। ओके, अहोम डायनेस्टी के अंदर में, और इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, 43 नंबर का। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये बन जाए आप लोगों से कि इंडिया के अंदर में आज के समय में, ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है इंडिया के अंदर में आज के समय में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? बताइए जल्दी जल्दी से, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? आप लोगों का जो है आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर सारे 43 43 43। ठीक है, आसाम की ये तीसरी साइट है। तो आसाम में उससे पहले काजीरंगा और मानस जो है फ्रेंड्स ये ऑलरेडी है आप लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चल नाउ आप लोगों को बताना है विच टू कंट्रीज हैड देयर बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या चीज होती है? ठीक है, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर में कितने हैं? ठीक है, भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनकी संख्या 18 है टोटल, ये याद रखना है। इनमें से 11 जो है आप लोगों के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, 18 में से 11 को अभी हाल ही में जो है फ्रेंड्स कौन से दो देश है जिनके पहली बार उनके किसी इसको शामिल किया गया है? तो बेल्जियम और गाम्बिया। ठीक है, ये दो देश ऐसे हैं जिनके पहली बार उनके बायोस्फीयर रिजर्व को भी इनके अंदर में शामिल किया गया है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यूनेस्को इसको शामिल करता है पहली बार, ये फैक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बेल्जियम, गाम्बिया, ठीक है, और जो 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है आप लोगों के, ये इनको शामिल किया गया है आप लोगों का। तो बेल्जियम और गाम्बिया के बायोस्फीयर रिजर्व को पहली बार शामिल किया गया है। ओके, चलिए, ये इतने सारे हैं जिनको शामिल किया गया है, लेकिन बेल्जियम का जो है आपका और गाम्बिया का जो है यहाँ पर में, ठीक है, कैंपेन ब्रुक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व और गाम्बिया का न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार मतलब इन दो देशों के शामिल हुए। चलिए, हमारे भारत के जो है फ्रेंड्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसमें से 11 अभी फिलहाल के अंदर में 11 है, ये याद रखेंगे। ना फ्रेंड्स, हंगरी ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता, ठीक है, किस अवधि के लिए संभाली? हंगरी ने, देखिए ये आप लोगों को बताना है कि हंगरी जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है हंगरी, ठीक है, ने यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन आप लोगों को पता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर में कितने देश है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? ठीक है, ब्रिटेन के एग्जिट के बाद में कितने बच जाते हैं? ब्रिटेन जब से अलग हुए तब से। जी, तो यूरोपियन यूनियन जो है फ्रेंड्स ये 27 देशों का जो है ये संघ है। हर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कुछ समय के लिए चेंज होता रहता है। तो अभी हाल ही में जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक हंगरी ने संभाली थी, और अभी कौन संभालेगा? ठीक है, नेक्स्ट जो है पोलैंड संभालेगा, पोलैंड, ये याद रखना है आप लोगों ने, पोलैंड नेक्स्ट नंबर है पोलैंड का, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो जुलाई 1 से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब आज के दिन तक भी आप लोगों का जो है हंगरी यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है। लेकिन नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका जनवरी से जून तक के लिए कौन बनेगा? पोलैंड बनेगा, ठीक है, अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन अब आगे में आ सकता है आप लोगों का। तो पोलैंड, ठीक है, इसके पास में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर में? ब्रसेल्स के अंदर में, बेल्जियम में, ब्रसेल्स
बेल्जियम के अंदर में। तो ये भी आप लोगों से बन सकता है कि बेल्जियम जो है उसकी राजधानी क्या है, ब्रसेल्स है। तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2600 से ज्यादा सेशन आप लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। हंगरी के बाद यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा? इसका पोल ना दिया जाए, बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर पाते हैं। अभी के अभी बताइए, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसकी स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी, ये भी बन सकता है। यूरोपीय यूनियन जो है आपका, यूरोपियन यूनियन जिसको ईयू आप लोग बोलते हो, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आप लोगों की 1951 के अंदर में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो है कितने देश है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कितने देश है इसके अंदर में, देश की संख्या, देशों की संख्या आप लोगों ने बता देनी है यहाँ पर में, ओके। तो देशों की संख्या इसके अंदर में है 27, ठीक है। ब्रिटेन के अलग होने के बाद में इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के अंदर में है, ठीक है। बेल्जियम के अंदर में, बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर में, ब्रसेल्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्थापना 1951 के अंदर में हुई थी। यूरोपियन अभी फिलहाल में पोलैंड इसकी अध्यक्षता संभाल रहा है, ओके। कमेंट के अंदर में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने आंसर्स कर दिया होगा फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर कमेंट के अंदर में, सभी लोग। चलिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। आपके जो है 7,35,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन से हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, केवल और केवल 126 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। जो पता यूरोपियन संघ के बारे में बता दो जल्दी जल्दी से कमेंट करके। जो भी पता यूरोपियन संघ के बारे में जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो यूरोपीय संघ जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर में। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बताइए, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है, ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि एंटोनियो कोस्टा जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एंटोनियो कोस्टा, ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। नए राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा कहां से है ये? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल, वहां से बिलोंग करते हैं ये। अभी उससे पहले रॉबर्टा मेट्सोला थी, ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला, उनके जगह पे एंटोनियो कोस्टा जो है उन्होंने जगह ली है इनकी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। यूरोपियन पार्लियामेंट की, तो यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद होती है आप लोगों की, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, पुर्तगाल के है ये। तो आंसर इसका एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के है, ये आप देख सकते हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये पुर्तगाल के, एंटोनियो कोस्टा। उनको प्रेसिडेंट चुना गया यूरोपियन काउंसिल का, यूरोपियन परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नवंबर में कहां पर में आपकी होस्ट की गई, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहां पर में होस्ट की गई? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। बिहार के अंदर में ये होस्ट की गई, ठीक है। बिहार में भी अगर मैं बात करूं कहां पर में की गई, तो नालंदा के अंदर में की गई। नालंदा जिले के अंदर में भी एक जगह है आप लोगों का, राजगीर, वहां पर में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। तो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है आप लोगों की गई। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो ये किसकी, आप लोगों की कौन सा खेल था इसके अंदर में? तो हॉकी था, ये याद रखना है ना आप लोगों ने, ठीक है। हॉकी का इवेंट है ये आपका। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी का इवेंट बिहार के अंदर में जो है इसको आयोजित किया गया, नालंदा के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है। पूछा जाएगा आप लोगों का अगले 1 साल तक के लिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है यहाँ पर में, आप लोगों को बताना है कि आपको बताना है कि नेपाल की पहली हेल्दी सिटी जो है किसको घोषित किया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, नेपाल की पहली हेल्दी सिटी, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि धौली खेल नाम की एक जगह है नेपाल के अंदर में, धौली खेल, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का आगे में, डोंट वरी, ठीक है। धौली खेल,
ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ओके, धौली खेल नाम की जगह है। ओके, इसको वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने नेपाल का हेल्दी सिटी अनाउंस किया है, हेल्दी सिटी, नेपाल की हेल्दी सिटी। ठीक है, तो धौली खेल ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, हेल्दी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA। चलिए, तो आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स आंसर, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं, नरेंद्र बत्रा, राजीव मेहता, रणधीर सिंह, अभिनव बिंद्रा, किसको किया गया है? तो आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि रणधीर सिंह जो है, ठीक है, इनको पहले इंडियन बन गए हैं ये, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये बन सकता है फ्रेंड्स कि आप लोग बताइए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर्स कहां पर में? अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? ठीक है, एशियन ओलंपिक काउंसिल, OCA जिसको बोला जाता है, तो कुवैत सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कुवैत जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एक देश है कुवैत, एक अपने आप में देश है, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। ओके, वहां पर में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो रणधीर सिंह जो है ये उसके पहले इंडियन बने हैं जो उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बन जाती है आप लोगों की। ओके, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन बने हैं न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी? ठीक है, ये बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है ये। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी वाली पोस्ट होती है। ठीक है, तो टीवी सोमनाथन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन ये बने हैं अभी आपके नए कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, IAS ऑफिसर्स के अंदर में सबसे बड़ी पोस्ट होती है टीवी सोमनाथन। ओके, तो भाई टीवी देख देख के जो है ये क्या बन गए? ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, ये याद रख लेना आप लोग, कैसे भी करके इसको याद रख लीजिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा एग्जाम के अंदर में। 3000 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ठीक है, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए इस सेशन के अंदर में अभी तक भी। ठीक है, केवल 28 मिनट के अंदर में। तो ये है टीवी सोमनाथन, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी का पदभार संभाला है। 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से। जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को आने वाले समय के अंदर में जितनी भी अपडेट्स है वो मिलती रहे। और ये पूरी की पूरी जो आप लोगों की ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर में आधारित टेस्ट आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों को पूरा ये इसकी टेस्ट भी मिलेंगी। जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उनको कैसे मिलेंगी, क्या मिलेंगी, मैं सेशन के बीच में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों के 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरेबिया ने की है। बड़ी विचित्र सी बात है फ्रेंड्स कि सऊदी अरेबिया के अंदर में महिलाओं को जो है अभी थोड़े समय तक ड्राइविंग करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, और वहीं पर नेशनल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, CSW, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कमीशन है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के लिए आयोग, उन्होंने क्या किया? ठीक है, सऊदी अरब के अंदर में अपनी अध्यक्षता की। ओके, अध्यक्षता के लिए चुना अपना इसको। तो 2025 के अंदर में जो होने वाला है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन का स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन का, ठीक है, तो किसने किसको अपॉइंट किया गया है? सऊदी अरब को अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए, तो रियाद जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, कैपिटल है इसकी। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल है और सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो है अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था उसके अंदर में BPSC का एक क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके अंदर में क्वेश्चन आया था
ठीक है, आपको आपको पूछा गया था कि यूएई के 7 राज्यों का जो है वो बताइए कि कौन कौन से 7 राज्य है, ठीक है, यूएई के। ठीक है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन को लगा दिया जाए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया भी था उसके बारे में, ठीक है, क्लास में। तो ये रियाद किसकी राजधानी है, जल्दी से लिखो आप लोग, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ ना, ठीक है, यकीन मानिए आप लोगों को मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, वो देखकर, वो क्वेश्चन देखकर। चलिए, आपको बताना है यूनेस्को और आप लोगों का जो गिलर्मो कैनो, यूनेस्को और गिलर्मो कैमो कैनो जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार देते हैं हर साल। इस बार किसने जीता? यूनेस्को, गिलर्नो गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जीता है किसने? ठीक है, ऐसे जर्नलिस्ट जो थे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फिलिस्तीन जो है, जिसको पैलेस्टाइन आप लोग बोलते हो, इसराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है ना, तो वहां पर में गाजा पट्टी के ऊपर में इसराइल की बमबारी हो रही है, तो वहां पर में कई सारे लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, ठीक है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो रिपोर्टिंग की उन जर्नलिस्ट लोगों ने, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है आपका, ये दिया गया है आपका गाजा के अंदर में जो जर्नलिस्ट थे उन लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। 3200 से ज्यादा, 3250 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। सेशन को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का फिलिस्तीन के अंदर में जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे गाजा पट्टी को, ठीक है, उनको फिलिस्तीन, और आपको पता ही है ना गाजा पट्टी और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें। चलिए, अच्छा, अब एक चीज आती है आप लोगों की, यूनेस्को ने ये अवार्ड किसने दिया? यूनेस्को और गुलेर्मो कैनो ने। यूनेस्को की तुम्हारी मामा की लड़की जो थी वो इसकी डायरेक्टर जनरल है। अभी स्टार्टिंग में बताया ना तुम्हारे मामा की लड़की, ठीक है, आपको कि भाई कौन है, ऑड्रे अजूले, ठीक है, ऑड्रे अजूले जो है डायरेक्टर जनरल है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है आप लोगों का मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस बार की थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर प्लेनेट, ठीक है, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, ग्रह के लिए प्रेस या पत्रकारिता, और पत्रकारिता पर्यावरण संकट का चेहरा है, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अच्छा, पत्रकारिता की बात आ रही है तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया जाता है उसी दिन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये कौन जारी करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग मार करिएगा कि कौन इसको जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है फ्रेंड्स, ये जारी करता है आपका, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। उनके अनुसार सबसे पहले नंबर पे जो देश है जिसका सबसे अच्छा जो है मीडिया है, वो मीडिया अपने सरकार के दबाव में काम नहीं करता। हमारे भारत का मीडिया कैसा है आप लोगों को क्या लगता है? क्या सरकार के दबाव में काम करता है या चुपचाप स्वतंत्र है? आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। नॉर्वे का मीडिया को सबसे अच्छा बताया गया है, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन। तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे सबसे टॉप पे रहा जिसका मीडिया सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं तो इरिटेरिया का जो है आपका, ठीक है, उसका मीडिया सबसे ज्यादा खराब, सीरिया का, फिर अफगानिस्तान। और हमारे भारत का जो नंबर है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो आया है 159 नंबर पे, ठीक है, 180 देशों के अंदर में से हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। तो हमारे भारत की रैंकिंग रही 159 आउट ऑफ, ठीक है, 180, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंडिया जो है फ्रेंड्स, मैं आपको जो है बताना चाहूंगा यहां पर में कि पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे रहा। पाकिस्तान की 152वें नंबर पे, श्रीलंका की 150वें नंबर पे। अब बताइए, मतलब हमारे मीडिया का हाल ये है कि 159 नंबर के ऊपर में। अब इस पर क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता, जिसका जो स्वतंत्रता जो है आप लोगों का होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर में जो है बेसिकली आप लोगों का ये जो है प्रचारित किया जाता है कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए।
सोनी कुमारी जी ऑनलाइन क्लासेस है आपके, और आपको जो है ना नीचे के अंदर में नीचे में आपको मिल जाएगा कि कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो। और आज जो है वो आपका लास्ट डे है इसका आपका जो है ठीक है ईयर एंड सेल का। तो उसके अंदर में आप ज्वाइन होकर जितने भी कल से जो चैलेंज स्टार्ट हो रहा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, और चैलेंज जो है उसको आप लोग करिए यहाँ पर में अच्छे से 30 दिन तक। तो अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस इस बार की थीम थी। कौन से तारीख को आया था ये आपका? ठीक है, कौन से तारीख को मनाया जाता है कमेंट करके बता दो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए एक आखिरी मौका है, ठीक है, और इसमें आप लोग जो है आप लोगों को 55% ऑफ आज के लिए मिल रहा है आप लोगों का। ओके, और जो है 30 क्वेश्चन चैलेंज आपका ये चल रहा है बीपीएससी टीआरई के लिए, और केवीएस और डी ट्रिपल एस भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ में, तो आप केवीएस या डी ट्रिपल एस भी दोनों में से जो भी कोर्स ले रहे हो उसमें 100 डेज का चैलेंज मिल रहा है उन बच्चों को जो आज आज 12 बजे तक एनरोल हो जाएंगे। कल से वो चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। कोई है यहाँ पर में जो केवीएस और डी ट्रिपल एस के लिए भी तैयारी कर रहा है, जल्दी से जो है वो हो जाइएगा। आपके लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है न्यू 2025, ठीक है, ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप सभी के सभी, और जल्दी से एनरोल हो जाइएगा क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, 12 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है इसके अंदर में एनरोल होने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, 100 डेज चैलेंज केवीएट और डी ट्रिपल एस का भी है। ओके, 100 डेज लगातार चलेगा ये चैलेंज। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा बताया है, आप यूट्यूब चैनल पे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए फ्लड वॉच इंडिया ऐप के संस्करण 2.0 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? पहली बात तो ये फ्लड वॉच इंडिया नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच इंडिया ऐप के संस्करण 2.0 में कौन सा जो है कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर में कौन सी नई सुविधा जुड़ी गई है? 292, ठीक है, 592 592 जो है आप लोगों के निगरानी स्टेशन तक का विस्तार कर दिया गया है। पहले जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में कम थे आपके निगरानी केंद्र। अब देखिए पूरे भारत के अंदर में जो है कितने सारे जगहों के ऊपर में केंद्र बना दिए गए फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन के अंदर में। अब कहीं अब बाढ़ आने की स्थिति में इतने सारे जगहों से, ठीक है, इतने सारे जगहों से निगरानी रखी जाएगी। कोई भी नदी में बाढ़ आ रही है, कोई समुद्र के अंदर में सुनामी आ रही है, कुछ भी आ रही है आप लोगों का, तो ये अगस्त 2024 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन। कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अभी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुए हमारे भारत के अंदर में, तो कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ था? फास्ट एकदम स्पीड में आंसर करेंगे। 3480 बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, कमेंट के अंदर में भी फास्ट आप लोग आंसर करते जाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, 18वें नंबर की लोकसभा थी। जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे। मुझे बताइए अब यहां पर में 18वीं लोकसभा के बाद में जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन बना है? जल शक्ति मंत्रालय का बताना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं आप लोगों से जल संसाधन, गंगा विकास और बाकी इन सारी चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा मैं आप लोगों से। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ये बताइएगा आप सभी लोग। ओके, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उन्होंने 5 दिन का रेसिडेंशियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, किसके साथ में मिलकर? जल शक्ति मंत्रालय कौन है, ये उसके मंत्री कौन है, ये पूछा मैंने आप लोगों से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आईआईएम अमृतसर जो है
इसके साथ में मिलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इन्होंने क्या किया है, 5 डे का रेसिडेंशियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने IIM अमृतसर के साथ में मिलकर, ठीक है, सितंबर 2024 के अंदर में। इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक जो काम था वो काम ये था कि भाई किस तरीके से पंचायती राज के अंदर में जो इलेक्शन है उसकी प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, उसकी प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो पंचायती राज के अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं उनको और ज्यादा सुगम बनाने के लिए, और ज्यादा आसान बनाने के लिए किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर में सारी की सारी चीजें हुई थी आप लोगों की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के नए गवर्नर कौन बने, जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर आ जाएंगे यहाँ पर में आरिफ मोहम्मद खान जो है फ्रेंड्स ये बने हैं। ये पहले, उससे पहले केरल के राज्यपाल थे, अभी बन गए हैं बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में जो है आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति की गई है, ठीक है। और बिहार के जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल थे राजेंद्र आर्लेकर, उनको केरल भेज दिया गया है। मतलब केरल के इधर आ गए, इधर के केरल चले गए। क्या मिल गया पता नहीं मेरे को इन लोगों को ऐसा करके, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो कि ये जो व्यवस्था है गवर्नर वाली, इसको सही तरीके से चलाया जाए, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट गवर्नर का जो पद है वो केवल और केवल एक पॉलिटिकल टूल बन गया है यहाँ पर में, ठीक है। खींचातानी चलती रहती है। आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं, जो भी लोग एक्टिव है उन लोगों को पता होगा कि गवर्नर का पद केवल और केवल नाम मात्र का पद रह गया है, ठीक है, नाम मात्र का। और वो भी अड़ंगा डलवाने के लिए, कई जगह पे केवल और केवल अड़ंगा डलवाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या किसी और की भी हो, ठीक है, वो केवल और केवल, ठीक है, गवर्नर का इस्तेमाल करती है उस राज्य सरकार को, ठीक है, उसके काम में अड़ंगा डलवाने के लिए। चलिए, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के नए राज्यपाल बने हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, और ये आपके 42वें नंबर के राज्यपाल होंगे बिहार के 42वें नंबर के, 42nd नंबर के राज्यपाल होंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स बिहार के आरिफ मोहम्मद खान बने हैं नए राज्यपाल, केरल के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आटा साटा हो गया इन लोगों का, ठीक है। ओडिशा के बने हैं हरिबाबू कंभमपति, ठीक है। और मिजोरम के बने हैं विजय कुमार सिंह, और मणिपुर के बने हैं अजय कुमार भल्ला, ठीक है। मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तो भाई कोई भाला लेकर जाए जो उस हिंसा को शांत करे, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए जो है वो आपके कौन बने हैं। चलिए फ्रेंड्स मेरे पास में यहाँ पर में एक आप लोगों का डेटा आ गया, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है फ्रेंड्स बने आपके नरेंद्र जी, ठीक है, संधावालिया, वी सुब्रमण्यम, ठीक है, एनवी रमन्ना। तो आप लोगों को दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मैं बता रहा हूँ आपको बनाए गए हैं, जस्टिस, ठीक है, नरेंद्रन जो है फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं, और जस्टिस जीएस संधावालिया बनाए गए। तो संधावालिया जो है फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के, और नरेंद्र जी जो है ये बनाए गए हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों आप लोगों को बताना है कौन किसका बना है, जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पर मैं नाम देखिए और बताइए, कोशिश तो करो आप लोग। देखो, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, नरेंद्र जी जो है ये बनाए गए हैं उत्तराखंड के, और संधावालिया जो है ये बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछा था, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। तो हिमाचल प्रदेश के जो पूछे थे वो आप लोगों ने आंसर यहाँ पर में कर दिया है। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों से मैं क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ता हूं आप लोगों से, आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट रिसेंटली, ठीक है। तब तक आप लोग इसका आंसर करिए फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा का ये वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना, तो किस प्रकार से जुड़ सकते हो आप लोग, देखिए ये आप लोगों की क्लास चल रही है, ठीक है, 3500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लास आपकी चल रही है। अब इस क्लास के अंदर में नीचे में अगर आप जाओगे फ्रेंड डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसके, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों का देखिए पोल वगैरह भी चल रहा है, आपके कमेंट्स भी यहाँ चल रहे हैं, टू बाय केवीएस कोर्स, DSSB, यूपीटेट, जो भी आपको कोर्स लेना है, ठीक है, उसके अंदर में आप लोग देखोगे यहाँ पर में आप लोगों का बीपीएससी कोर्स का भी दिया हुआ है लिंक यहाँ पर में, बीपीएससी कोर्स के अंदर में आप चले गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी कोर्सेस लेने हैं वो आप कोर्स यहाँ पर में देख सकते हो, सारे कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोर्स में जाता हूँ आपका बीपीएससी टीआरई पीआरटी के अंदर में, इसके अंदर में हम चले गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, आपके जो मैंने आपसे कहा था ना कि अभी जस्ट मैंने आधा जो है यहाँ पर मैं 15 से 20 मिनट पहले अनाउंस किया है,
500 के लिए अब देखो 470 जो है यूजर्स ही केवल बचे हैं, ठीक है। बहुत स्पीड में इस लेक्चर के खत्म होते होते मुझे लग रहा है कि और जो ये कम हो जाएंगे। तो ये जो ऑफर है आप लोगों का, जिसके अंदर में 918 रुपए में केवल आपको पीआरटी का कोर्स मिल जा रहा है, और ऐसे ही सारे कोर्सेज के ऊपर में जो है फ्रेंड्स आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, ठीक है, आपका केवीएस का हो, डी ट्रिपल एस भी हो, हैवी डिस्काउंट लास्ट डे, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, ताकि कल से आप लोग जो चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सके। ओके, तो आप लोग जल्दी से जितने भी बच्चे बचे हुए, चाहे आपको केवीएस का लेना है, डी ट्रिपल एस भी का लेना है, वो भी आप लोग उसके अंदर में भी ले सकते हो उसको, ठीक है, ताकि आप उन एग्जाम्स की भी तैयारी कर सके। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो वो बने हैं नरेंद्र जी। संधावालिया कहाँ के बने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे, संधावालिया कहाँ के बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ मणिपुर। मणिपुर, देखिए मणिपुर में हिंसा चल रही थी, तो मैंने आपको बताया कि मणिपुर में जब हिंसा चल रही है, तो हिंसा चल रही है तो यहाँ पर में बताइए, मणिपुर में अगर हिंसा चल रही है तो क्या लेकर गए वो, जिनको भी भेजा गया वो क्या लेकर गए थे, बताओ जल्दी जल्दी से। मणिपुर में चल रही थी हिंसा, तो वो लेकर गए भाला। अजय कुमार भल्ला, ये मतलब एक ऑफिसर रह चुके हैं हमारे भारत सरकार के अंदर में, अजय कुमार भल्ला। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। ओके, अब अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स राज्यपाल के आर्टिकल्स के बारे में, तो राज्यपाल जो है आपको ये आर्टिकल नंबर जो 153 से लेकर 156 के अंदर में ये बताया गया है कि राज्यपाल और उसका कार्यकाल क्या होगा। आर्टिकल नंबर 153 ये कहता है कि देयर शेल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर राज्य के अंदर में कम से कम एक गवर्नर होगा, ठीक है। और एक ही व्यक्ति को, ठीक है, एक या एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। तो हर राज्य के अंदर में कम से कम एक गवर्नर होना कंपलसरी है, ठीक है। सारे के सारे एक्शन, जितने भी कारण, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक है, कार्यकारी जो शक्तियां है, वो किसके नाम पर की जाएंगी, गवर्नर के नाम पर की जाएंगी, ठीक है। ये भी बोला गया है आर्टिकल नंबर, ठीक है, आप लोगों का 154 में, 155 में बोला गया है कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। 156 में बोला गया है कि अगर उनको रिजाइन करना है 5 साल से पहले, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर उनको रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आप लोगों को बताना है कि अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, मुझे बताओ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका गठन कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉसिबल आप वो क्वेश्चंस लगा दीजिए जो एग्जाम के अंदर में आया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब किया गया था, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जस्टिस राम सुब्रमण्यम, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब किया गया था, प्लीज जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर में कमेंट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये आपका, कि कब इसका गठन किया गया था, ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे आप सभी के सभी। 3800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इसको याद रखिए। हर कोई बच्चा मेरे लिखने के साथ में प्लीज, हर कोई बच्चा प्रॉमिस करो कि लिखेगा कमेंट के अंदर में, तो मैं आपको बताता हूँ आगे में भी फिर इसी तरीके से बताऊंगा मैं। 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, इसका गठन हुआ था। प्लीज ये लिख दीजिए आप लोग, हर कोई बच्चा लिखेगा कमेंट के अंदर में, तो मैं आगे में आप लोगों को बताता चलूंगा फिर आगे में भी, ठीक है। जितनी भी चीजें आगे में उसको भी मैं बताता चलूंगा। तो 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था। सभी बच्चे लिख दीजिए, सभी के सभी बच्चे कमेंट के अंदर में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और राम सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स ये बने हैं, ठीक है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष। ओके, चलिए, इस वर्ष किसान दिवस का थीम क्या था। पहली बात तो किसान दिवस मनाया कब जाता है भारत के अंदर में, और किसका हैप्पी वाला बर्थडे होता है जिसके ऊपर में ये मनाया जाता है। 4000 लाइक से केवल और केवल हम लोग 99 लाइक्स दूर है, ठीक है। सभी बच्चे जितने भी बचे हुए अगर उन्होंने लाइक कर दिया तो हम लोग 4000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो देखिए किसान दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आप लोगों का कौन से डेट को, और किसका हैप्पी वाला बर्थडे होता है वो भी बता देंगे आप लोग किसान दिवस के अवसर पर। जी, तो फ्रेंड्स हमारे जो है नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो हमारे 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह, उनके हैप्पी वाले बर्थडे के दिन, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चौधरी ठीक है, चरण सिंह जी, ठीक है। इनका बर्थडे होता है 23
दिसंबर को, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। इनको फ्रेंड्स हाल ही में जो है आप लोगों को पता है कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके मरणोपरांत इनको चौधरी चरण सिंह जी को। तो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इस बार की जो थीम थी आप लोगों की, वो आप लोगों से अगर पूछा जाए तो एम्पावरिंग अन्नदाताज। ठीक है, जो अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता कौन है? हमारे अन्नदाता है हमारे किसान। ठीक है, फॉर अ प्रॉस्परस नेशन, एक अच्छे, ठीक है, समृद्ध देश के लिए अन्नदाताओं को एम्पावर करो, उनको शक्ति दो। ठीक है, तभी जाकर जो है आपका देश जो है वो क्या होगा? प्रॉस्परस होगा, समृद्ध होगा। ये इस बार की थीम थी। तो आप लोगों को क्या करना है? आपको लिखना है नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? तारीख लिखेंगे आप लोग। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है वो भी लिख दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है आप लोगों की। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का 55% जो है वो सारे कोर्सेज पर अवेलेबल है। जो बच्चा टीआरई 4, ठीक है, या 1 2 3 या कोई और भी कोर्स ले चुका है और कोई और लेना चाहता है, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट उनके ऐप के अंदर में ऐड कर दिया गया है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसको। ठीक है, आप लोगों का, और ये आज के लिए है केवल, और कल से आप लोगों का जो चैलेंज है बीपीएससी के लिए 30 डे चैलेंज, ठीक है, और DSSB और केवीएस के लिए 100 डेज चैलेंज। जो भी बच्चे टीआरई ले चुके हैं कोर्स, वो केवीएस और DSSB भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो 100 डेज चैलेंज के लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सबसे कम दाम के अंदर में मिल रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 30 डेज चैलेंज, क्योंकि अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जो तैयारी है वो सिलेक्शन के साथ रैंक की भी है। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन के साथ रैंक भी, क्योंकि आपकी रैंक की तैयारी हो रही है। जब जिस समय बाकी लोग आराम कर रहे हैं ना, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जो है मेहनत करवा रहा है। और ये मेहनत आपको तो सुविधाएं देंगी, आपके परिवार को भी सुविधाएं देंगी, आपके परिवार को रिस्पेक्ट दिलाएंगी समाज के अंदर में, आपके परिवार को जो है ऊंचा मकाम दिलाएगी। तो ये याद रखना आप लोगों ने, आज की मेहनत, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा के साथ आप कर रहे हो ना, ये आपको सफलता, ठीक है, और समृद्धि दोनों देगी आपको। 100 डेज चैलेंज भी स्टार्ट होने वाला है कल से, तो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं आज। नाउ, who among the following former Supreme Court judge has been appointed as the chairperson of United Nation Internal Justice Council? अंतरराष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। कोई भारतीय बना है उसका पूरे इतने सारे देशों में से, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल जस्टिस काउंसिल है आपका। ओके, तो उसके चेयरपर्सन, अंदरूनी जो मामले होते हैं ना उन लोगों के, उसके लिए न्याय, अगर कोई अंदर में झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए न्यायालय, उनके न्याय के लिए वो कहा जाएंगे। वो तो पूरे देश पूरे दुनिया को संभालते हैं, बट उनमें आपस में झगड़ा है तो वो कहा जाएंगे। तो इंटरनल जस्टिस काउंसिल होती है उनकी। उसके अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स वो कौन बने हैं? ठीक है, मदन बी लोकुर, NV रमन्ना, रंजन गोगोई, उनमें से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मदन बी लोकुर हमारे भारत के जो है वो पूर्व जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। इनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये 12 नवंबर 2028 तक इस कार्यकाल के इस पद के ऊपर में रहेंगे, मदन बी लोकुर। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जस्टिस लोकुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बहुत ज्यादा है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए मुझे इस स्लाइड से आप लोग एक क्वेश्चन बना के बताइए, यहां से लेकर यहां तक पढ़ो और मुझे एक क्वेश्चन हर बच्चा बना के बताएगा। एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। आपको याद कैसे हो सकता है? जब आप खुद से भी एक आपके दिमाग के अंदर में चलाए, आप लोग अपने दिमाग के अंदर में चीजें करें। ठीक है, ओके, तो आपको इस पे इस लाइन में क्वेश्चन बनाना है आप लोगों ने, इस लाइन के ऊपर में बना के बताइए, देखते हैं। ठीक है सर, 100 डेज चैलेंज से कैसे जुड़े? हेलो मोटो जी, देखिए अगर आप केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो केवीएस का कोर्स में आप जुड़ जाइए, तो आपको 100 डेज चैलेंज के अंदर में आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे उसमें। DSSB के कोर्स में अगर आप जुड़ जाते हो, ठीक है, तो DSSB का 100 डेज चैलेंज जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें जुड़ जाओगे। बीपीएससी के TRE 4 के अंदर में आप जुड़ते हो तो TRE 4 के अंदर में आपको जो 30 डेज चैलेंज है वो मिल जाएगा उसके अंदर में। लेकिन वो केवल आज जो बच्चा 12 बजे से पहले एनरोल हो जाएगा उनके लिए केवल। ठीक है, क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। नेपाल के किस शहर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? आप लोग बताइए। नेपाल का एक शहर है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, ठीक है, WHO की बात आई यार, WHO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जल्दी बताते हो क्या आप लोग? WHO की स्थापना स्वास्थ्य शहर के रूप में किसको उन्होंने नामित किया है? ठीक है, तो धौली खेल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, धौली खेल। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। WHO की स्थापना की बात करी जाए आप लोगों से तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल को 1948 के अंदर में। ठीक है, अब बात आती है कि 7 अप्रैल को फिर क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल है जो है आपका, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है फिर ऐसा इसके हैप्पी बर्थडे पर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
ठीक है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है उसी के जन्मदिन पर। ओके, इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि विच पब्लिक सेक्टर स्पेस इंटरप्राइज विल लॉन्च इंडियाज GSAT-20 सैटेलाइट अब्रॉड अबोर्ड अ स्पेस एक्स रॉकेट लेटर इन 2024। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम 2024 में, ठीक है, स्पेस एक्स रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, बताइए। ठीक है, तो देखो इसरो का ही एक ब्रांच है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का ही एक छोटा बच्चा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की उन्होंने जो है इसको बनाया है। ये क्या करने वाला है फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है GSAT-20, ठीक है, इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च करने वाला है। ओके, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसका बच्चा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है फ्रेंड्स ये इसरो का ही बच्चा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसरो का बच्चा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का बच्चा है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का एक वाणिज्यिक शाखा है, मतलब कि जितने भी कमर्शियल कोई और देश है कि भाई हमारा रॉकेट लॉन्च करवा दो, हमारा सैटेलाइट ऊपर पहुंचा दो, तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बोलेगा भाई ठीक है इतने पैसे लगते हैं, ठीक है हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो फाल्कन 9 का इस्तेमाल करने वाला, फाल्कन 9 स्पेस एक्स का वो है। नाउ फ्रेंड्स आप लोग को बताना हु इज द करंट सीईओ ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। जल्दी बताइए I4C का। देखिए साइबर क्राइम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को आया है कि किसी को कभी फोन कि आपकी लॉटरी लग गई है या फिर आप लोगों को ये मिल गया वो मिल गया है, इस तरीके की कोई आपको आया है कभी? बताइए कुछ कि आपको लॉटरी लग गई, आपका जो है आपके अकाउंट के अंदर में पैसा आने वाला है, ये ट्रांसफर कर दो वो कर दो, है ना? किसी ना आया आपके परिवार में किसी ना किसी के साथ में हुआ होगा ऐसा, ही आपके दोस्त में किसी के साथ हुआ होगा। ठीक है, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े के साथ में हुआ था एक बार। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो साइबर क्राइम जो है फ्रेंड्स वो होते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए ये I47 करके एक है हमारे भारत के अंदर में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो पूरा कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, साइबर क्राइम के अंदर में, क्योंकि सारे अपराधी अलग अलग जगह से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर में उनके सुराग को कोऑर्डिनेट करने के लिए राकेश अस्थाना, ठीक है, आपका राकेश कुमार जो है फ्रेंड्स, राजेश कुमार जो है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये इसके बने हैं आपके राजेश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजेश कुमार जो है ये I4C, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के ये बने हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ 2024 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस नई टोल संग्रहण प्रणाली की घोषणा की गई? देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जो है ना ये फास्ट टैग यूज किया होगा। आपकी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर में एक टैग लगा हुआ होता है, ठीक है, एक कार्ड टाइप का लगा हुआ होता है, टोल के पास में आप जाते हो जैसे ही वो उसको IFRD जो आपकी है यहाँ पर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो खुल जाता है और आपके वो फास्ट टैग में से पैसे कट जाते हैं। अब जो है फ्रेंड्स उपग्रह आधारित सैटेलाइट बेस्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में टोल का सिस्टम लाने की योजना बनाई जा रही है। मतलब सैटेलाइट निगरानी रखेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ है, ठीक है, और जितनी आपने दूरी तय की उसके आधार पर पैसे अपने आप कट जाएंगे, टोल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सैटेलाइट आधारित QR सिस्टम आधारित तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड जो है अभी यहाँ पर में सिस्टम लाने की तैयारी चल रही है, सैटेलाइट के आधार पर। ठीक है, कि भाई सैटेलाइट से ही डायरेक्टली सैटेलाइट जो है डिटेक्ट करेंगे आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, और आपके पैसे जो है वो कट जाएंगे टोल के हिसाब से। लेकिन ये कितनी खतरनाक भी है, सैटेलाइट जो है यहाँ पर में डिसाइड करेगा। अब मान लो यहाँ पर में हमारा भाई है, ठीक है, ओके, लवली आनंद, अब वो जा रहा है यहाँ पर में
जो है मुन्नी उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बचपन की, उससे मिलने के लिए, ठीक है। अब लवली आनंद जी जा रहे हैं मुन्नी से मिलने के लिए। अब वो पूरा पता चल रहा है गाड़ी कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ नहीं जा रही है करके, सैटेलाइट को कहाँ कहाँ टोल जो है कट रहा है, सब कुछ पता चल जा रहा है यहाँ पर में, ठीक है। पता चले नितिन गडकरी जो है वो लवली आनंद के पापा, मतलब लवली आनंद के पापा के दोस्त निकले, उनको बता देगा तुम्हारा लड़का मुन्नी से मिलने गया था करके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लिटरेसी डे का विषय क्या था? पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग साक्षर हो क्या? ठीक है, वो ना सभी लोग, तो साक्षर हो आप, बताइए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अभी जो है फ्रेंड्स आपके जो है मैं आपको बता दूं कि 1 घंटा हो गया। कुलदीप सर जो है अभी आप लोगों की क्लास लेने वाले हैं। कुलदीप सर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी कराने वाले हैं। आई होप कुलदीप सर तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार सर प्लीज हाथ ऊपर करके बता दीजिए इफ रेडी। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आप लोगों का 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अलग अलग भाषाओं के अंदर में एजुकेशन दिया जाए, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ठीक है। लर्निंग जो है या आप लोगों का लिटरेसी है, ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जापानी, जर्मनी, ठीक है, भारतीय भाषाएं जो है हिंदी, इन सारी भाषाओं के अंदर में भी आप लोगों का हो, ठीक है, और उसके आधार पर आप लोग जो है ये सारा का सारा ज्ञान अर्जित करें और शांति स्थापित कर रहे। तो प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और जो है फ्रेंड्स अभी हमारे साथ में यहाँ पर मैं कुलदीप सर भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप सर भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। इस सेशन को भी पूरा देखिएगा आप लोग। कुलदीप सर, मेरे सेशन और कुलदीप सर के सेशन को मिलाकर 50 टॉप 50 क्वेश्चन हम निकालेंगे। मैंने जो पढ़ाया उसमें से 25 क्वेश्चन, अभी जो कुलदीप सर पढ़ाएंगे उसमें से 25 क्वेश्चन, इस पर आधारित आपकी 50 क्वेश्चन की टेस्ट होंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। तो वो जरूर देखिएगा आप लोग। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है आप लोगों का आज का जो ऑफर है उसको उसका फायदा उठाकर एनरोल करने के लिए। तो केवीएस डी ट्रिपल एस बी के अंदर में भी आप एनरोल कर सकते हो, और टीआरई 4 के अंदर में भी, क्योंकि कल से आप लोगों के चैलेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नया साल, नए चैलेंज और 2025 का मिशन, ठीक है। अभी आगे कुलदीप सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ओवर टू यू सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो चलियो स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, शुरुआत करते हैं हमारे करंट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ष के अंत तक आते आते जो है एक बहुत ही एक खास जो है एक करंट अफेयर निकल कर आया, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें आने के सबसे बड़ा अगर कोई चांस होगा तो ये वो क्वेश्चन है। और इसमें बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन की तरफ सभी लोग देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है कि कौन सा देश एमआरएनए आधारित कैंसर टीका के विकास में अग्रणी है, और कौन सी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा इसे नवाचार मानकी बनाया गया है। ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन होगी हमारी भारत में उनमें आने के पूरे चांसेस बने हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सबसे पहला कि देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो रशिया है। कौन सा है? रशिया है। और रशिया में ऐसे कौन सी कंपनी है जिसने ये एमआरएनए बेस्ड जो है, जो कैंसर के ऊपर जो टीका निकाला है उसका आविष्कार किया है, तो उसका नाम रहेगा आपका स्पुतनिक। तो ये दो क्वेश्चन यहां पर बन गए। कौन से? रशिया में स्थित एक कंपनी, इसका नाम है स्पुतनिक 5। क्या नाम है? स्पुतनिक 5। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपका बनता है। वो कौन सा बनेगा? यहां पर लिखा गया है एमआरएनए बेस्ड। कौन सा रहेगा? एमआरएनए बेस्ड। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रशिया ने जो अभी कैंसर के टीका की जो खोज किया है, आविष्कार किया है, वो कौन से बेस पे है? तो वो रहेगा आपका एमआरएनए बेस। कौन सा रहेगा? एमआरएनए बेस। तो इसी तरह से जो है कैंसर के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो ये रहे आपके रशिया के राष्ट्राध्यक्ष, जिसका नाम क्या है? पुतिन जी है, बराबर है। और ये रही कैंसर की टीकाकरण। और आपको जो है
वर्ल्ड कैंसर के बारे में जो है जो डेटा निकल कर आया है, जो WHO के हिसाब से आया है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, WHO ने ऐसे बताया है कि 2040 तक जो कैंसर के पेशेंट्स जो अभी स्थित है उसमें लगभग 60% जो है 60% बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बहुत ही गंभीरजनक जो है परिस्थिति है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि आपके आसपास कैंसर जो है, जैसे लोगों को सर्दी और खांसी हो जाती है ना, उसी तरह से ये नॉर्मल एक डिसीज बनते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसके चपेट में आ रहे हैं। और वही अगर पूछा जाता है कि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो कौन से कैंसर से ग्रसित है, तो उसका आंसर रहेगा आपका लंग कैंसर। कौन सा रहेगा? लंग कैंसर रहेगा, जिसमें लगभग हर साल 2.5 मिलियन जो है पेशेंट हर साल बनते जा रहे हैं। और उसी तरह से अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले दो कैंसर होते हैं। एक होता है आपका सर्वाइकल कैंसर और दूसरा होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है महिलाओं में पाए जाने वाले हैं। और उसी तरह से ये ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स है महिलाओं में, वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, जिसमें लगभग हर साल बढ़ोतरी 11.6% से हो रही है। यही नहीं, ये डेटा यहीं पर खत्म नहीं होता है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में भी एक कैंसर की ट्रीटमेंट है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में कौन से कैंसर की पद्धति का जो है इंडिजिनियसली डेवलप किया है, माने कि भारत में ही बनाई गई वो पद्धति, जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी और उसका नाम है नेक्सकार 19। क्या जी? नेक्सकार 19 उस कैंसर के ट्रीटमेंट का नाम है। और ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे सस्ती है, दुनिया में सबसे सस्ती है। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये कितनी सस्ती है? ये केवल और केवल 40 लाख के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। बहुत ही ज्यादा सस्ती है। और मुझे लगता है कि अभी के जमाने में तो ये बहुत सस्ती है। हर किसी के पास गले में 40 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये 40 लाख रुपए खर्च करो और आप कैंसर से आराम से मुक्त हो जाओगे। बराबर है? चलिए, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप बीपीएससी और कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो बिहार में और यूपी में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बताइए, है ना, सबसे सस्ती है, 40 लाख तो ऐसे पड़े रहते हैं, जेब में पड़े हैं, है ना, सबसे सस्ती ट्रीटमेंट है, कोई भी कर लेगा, मुझे पता है आप भी कर लोगे ना, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए। ठीक है, हाँ चलिए बताइए, दिसंबर 2024 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ ली है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी को पता भी होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पा लेते। देखिए, अगर मैं आरिफ मोहम्मद खान जी के बारे में बात कर रहा हूं तो ये हमारे बिहार के 42 नंबर के राज्यपाल रहने वाले। कौन से नंबर के? 42वें नंबर के राज्यपाल रहने वाले हैं। और साथ में ये जो अपने आरिफ मोहम्मद खान जी थे, पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि इसके पहले ये केरल राज्य के जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं और वहां से उनको ट्रांसफर करके बिहार के 42वें नंबर के राज्यपाल के ओर पे उन्हें शपथ दी जाने वाली है। और उसी तरह से जो 41वें नंबर के हमारे राज्यपाल थे बिहार के, वो थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। और उनको केरला के राज्यपाल के पद के ऊपर शपथ देने वाले, माने कि क्या कर दिया, केरला के जो आरिफ खान जी थे उनको ला लिया बिहार में, और बिहार के जो पहले से आर्लेकर जी थे उन्होंने भेज दिया केरला में। और इसी तरह से मणिपुर के, मिजोरम के और ओडिशा के जो है वो भी राज्यपाल चेंज कर दिए। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो सभी राज्यपाल के नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगर मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं तो उनके नए राज्यपाल की ओर पे शपथ लेने वाले जो है वो रहेंगे आपके अजय कुमार भल्ला जी। उसके बाद अगर मैं मिजोरम की बात कर रहा हूं तो वो रहेंगे आपके जनरल बीके सिंह जी। उसके बाद ओडिशा की अगर बात कर रहा हूं तो डॉक्टर हरि बाबू कुंभकपति जो है ये शपथ लेंगे। तो ये अन्य राज्यों की बात होगी, पर बिहार के बारे में आपको याद रखना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गवर्नर की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से की जाती है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 153। कौन सा आर्टिकल है? 153। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि हमारे जो गवर्नर माने कि राज्यपाल होते, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया जी। और इसका आर्टिकल क्या रहेगा? आपका 155 रहेगा। ये भी आपको याद रखना है
प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके गवर्नर, ठीक है, ये भी आपके ध्यान में रखना है। और उसी तरह से जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 35 ईयर। कितना रहता है? 35 ईयर रहेगा। और साथ में यही खत्म नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सभी के लिए बता रहा हूं, वो है आपका गवर्नर का जो कालावधि होता है, मान के जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन होता है, वो कितने साल का होता है? आमतौर पर ये 5 साल का होता है। कितना होता है जी? 5 साल का होता है। पर इसमें एक टर्म और कंडीशन भी रखी गई, अगर गवर्नर ने चाहा तो वो कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति अगर नाराज हो गए गवर्नर से, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं इसलिए, पर आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर में जिसकी सत्ता है वो अगर नाराज हो गए तो राष्ट्रपति को बोलकर वो कभी भी राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सभी बातें क्लियर हो गई। तो ये राज्यपाल से जुड़ी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो आर्टिकल से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी टीआई 2.0 में आया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, कब मनाया जाता है? सभी ने से उत्तर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका 4 जनवरी। क्या रहेगा? 4 जनवरी। और आगे बढ़ते हुए अगर आप सभी को मैं पूछूं कि ये वर्ल्ड लिपि डे है ना, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे जो है कौन से वैज्ञानिक ने खोज कर निकाली, तो आपको याद रखना है लुईस ब्रेल जो है, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो देख नहीं पाते थे और उन्होंने ही इस ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो नहीं देख सकते और ना ही ढंग से सुन सकते हैं, तो वो जो है अपने हाथों के द्वारा जो है वो उनको टच कर कर जानते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सभी लोग को ध्यान रखेंगे कि मैं अगर ब्रेल लिपि की बात करूंगा तो इनमें कितने बिंदु होते हैं? इनमें होते हैं आपके 6 बिंदु। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और 6 बिंदु के हिसाब से पूरी की पूरी इनका जो अल्फाबेट होता है वो बनाया गया है। लुईस ब्रेल जी ने 1824 में, कितने जी? 1824 में इसका आविष्कार किया था। और उसी का वजह से 4 जनवरी को इनके दिन से, इनके ही नाम से जो है वो वर्ल्ड ब्रेल लिपि मनाई जाती है। और इसमें 6 डॉट होते हैं। ये सभी बातें आपको याद रखना है। क्या जनवरी में और कोई दिन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा, इसके हिसाब से आपको एक और दिन बता दूंगा। जनवरी 9 जनवरी कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो होता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। क्या होता है जी प्रवासी भारतीय दिवस? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत में वापस आए थे और उसी दिन को लेकर जो है हर साल ये जो दिन होता है 9 जनवरी, वो दिन प्रवासी भारतीय के दिन से मनाया जाता है। और उसी तरह से एक और दिन है, वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। उस दिन के ऊपर जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, उनका बर्थडे होता है। और उसी के दिन के ऊपर जो है 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे माने कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारा रिपब्लिक डे माने कि इस साल का जो गणतंत्र दिवस था वो 75 नंबर का था। 75 नंबर का गणतंत्र दिवस इस साल मनाया गया। उस गणतंत्र दिवस में स्पेशल गेस्ट कौन आए थे? स्पेशल चीफ गेस्ट कौन थे? वो भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो थे हमारे फ्रेंच के प्रेसिडेंट राष्ट्राध्यक्ष, जिसका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम था? इमैनुअल मैक्रोन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 75 नंबर का जो हमने रिपब्लिक डे इस बार मनाया था और उसमें स्पेशल गेस्ट करके हमारे इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष उनको बुलाया गया था। सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से एक और दिन है जो इस साल मनाया गया था, ये थोड़ा विवादित रहा और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना एजेंडा चलाने के लिए इस दिन को मनाए थे। याद रखना है कि ये दिन जो है जनरली पब्लिश नहीं किया गया, पर अगर कोई पेपर सेटर जिसका दिमाग घुमा हुआ है तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछने का जो है चांसेस बना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये पहला दिन था, पहला संविधान हत्या दिवस मनाया गया कब? 2024 को। और वो दिन कौन सा था? वो था आपका 25 जून। कब था?
25 जून को यह मनाया गया था। और किसके लिए मनाया गया था? आप सभी को पता है कि भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में, और जो लगभग 1977 मान के लगभग कंटिन्यूस 2 साल रही थी। और वो जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी आपके जून 25 से, और इसीलिए जून 25 जो है वो इस साल पहली बार संविधान हत्या दिवस के नाम से जो है उसे मनाया गया था। ठीक है, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, सबको दिखाई दे रहा है क्लियर? तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि न्यू साल के एंड में एक सबसे बड़ा ऑफर जो है इस साल का आप सभी के लिए अभी मनाया जा रहा है, वो है 55% का। जिसको भी किसी भी कोर्स में अगर आपको टीचिंग प्रशिक्षक के साथ पढ़ना है तो आप सभी को जो है इसमें खुद को एनरोल करना है, और ये केवल आज रात को 12 बजे तक रहने वाला है। तो 12 बजे तक ही रहेगा, और खुद को एनरोल कर लेंगे इस कोर्स के साथ और आगे पढ़ाई करेंगे भारत के सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले एकमात्र टीचिंग परीक्षा के साथ। ठीक है, अगर अपना सपना और अपना फ्यूचर दोनों भी सिक्योर करने चाहते हो और सपने को साकार करना चाहते हो तो जल्दी से आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए साल में हर किसी को शिक्षक बनना है ना? हर किसी को अपना सपना पूरा करना है, तो हर कोई जो है इसे परचेस कर लेगा और अपनी तैयारी और अच्छे से करवा देगा। क्लियर है? क्लियर हो गया है सभी को? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सभी लोग फास्ट बताएंगे। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? यहां पे बोला गया कि हाल ही में वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित किया गया था? चलिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जीतने वाले हमारे भारत के ही व्यक्ति थे, है ना? और जहां जहां पे हमारे भारत के व्यक्ति जाएंगे वो सभी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलिए, आराम से पढ़ेंगे, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माने कि हैनोवर जर्मनी में। कहां पे? हैनोवर जर्मनी में मनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि और वहां पर 3 गोल्ड मेडल जीतकर लाने वाले उस भारतीय का नाम है धनुष श्रीकांत। क्या नाम है? सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट करेंगे जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कितने मेडल मिले उनको? 3 गोल्ड मेडल मिले, और ये उस टाइम का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जानने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर हुआ था और किसने जीता हमारे भारत की ओर से? वो थे आपके धनुष श्रीकांत जी। ये क्लियर हो गया है। और वो कौन से खेल से बिलोंग करते थे? ये भी तो ये निशानेबाज थे। क्या थे? निशानेबाज। तो आपके इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि धनुष जो है वो इस्तेमाल कर भाई साहब कौन सा खेल खेला जाता है? निशानेबाज का ही खेल खेला जाता है। तो उन्होंने अपने नाम को साकार करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? हाउ मेनी एथलीट्स विल इंडिया सेंड एज ए पार्ट ऑफ? हैज, विल नहीं, यहाँ पे हैज हो जाएगा, है ना? भारत अपने दल में हिस्से के लिए रूप में एथलीट भेजे गए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए, इस साल पेरिस में ओलंपिक हुआ था, आप सभी को पता है, और वहां पे भारत ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे कितने लोगों को भेजा था? ये भी आंसर सही रहेगा जी, बहुत बढ़िया। इसका सभी ने सही उत्तर दे दिया। 84। कितना रहेगा? 84। 84 जो प्रतिनिधि है वो भेजे गए थे, और वो कौन कौन से थे? ये सभी के सभी थे। पैरा एथलेटिक जो है जो हो पेरिस में 2024 में किया गया था, उसमें लगभग 84 थे। कितने थे? 84 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर ये एक्चुअली ओल्ड डाटा है। कैसा है? ओल्ड डाटा है। तो वर्ल्ड बैंक का अभी तक जो नया रिपोर्ट है वो आया नहीं है। नया रिपोर्ट जो है वो आया नहीं है। वो अगर आ जाता है ये डेटा चेंज हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता सकते हो कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि सितंबर 2024 में जो डेटा आया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की ओर से, वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2024 रहेगा उसमें हमारा ग्रोथ रेट क्या रहेगा ये बताया गया था। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए करंट अफेयर का कैसा होता है, हर 2-3 महीने के बाद जो है बदलते रहता है, बराबर है। अब ये डेटा जो है और चेंज हो जाएगा, पर अभी तक कोई नया रिपोर्ट नहीं आया है। तो अगर पूछा जाता है कि सितंबर 2024 अगर पूछा जाता है, याद रखिएगा वो ईयर वाइज नहीं पूछेगा, वो हमेशा मंथ को इंडिकेट करेगा, बराबर है। यहाँ पे सितंबर के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका 7%। क्या रहेगा जी? 7% इज द करेक्ट आंसर। कितना रहेगा? 7% इज द
करेक्ट आंसर। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। चलिए देखते कौन कौन जो है सही उत्तर देता है। अगर मैं जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ अभी तक जो देखी गई थी, सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ जो देखी गई थी वो लगभग कितनी थी? वो लगभग 9% थी। कितनी थी? 9% की जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमम देखी गई थी, और ये देखी गई थी हमारे 2007 में। मैं ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूं? मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है, मनमोहन सिंह जी जो है उनकी अभी जो है डेथ हो गई है ना। और 2007 में हमारे भारत के पंतप्रधान कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत के कौन से नंबर के पंतप्रधान थे? कौन से नंबर के पंतप्रधान थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन से नंबर के पंतप्रधान थे। तो वो थे आपके 13th नंबर के पंतप्रधान थे। कौन से थे? 13th नंबर के पंतप्रधान थे। और उन्हीं के कार्यकाल में 2007 में हमारा जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा 9%, और दुनिया में उस टाइम पे सेकंड नंबर पे था। कौन से नंबर पे था? सेकंड नंबर पे था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि अभी अभी उनकी डेथ हुई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जो भी डेटा रहता है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए। हाँ, चलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। और आप सभी को बता दूं कि DSSB के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, ठीक है? तो वो न्यूज जो है अभी दानी सर कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग उसके ऊपर जाएंगे। इस सेशन को हम क्या कर देंगे, कल या परसों जो है आपके टॉप 100 के क्वेश्चन में लेने वाला हो। जो करंट अफेयर में पूरी की पूरी 2024 में पूछे गए, वो सभी के सभी क्वेश्चन निकालकर आपके साथ में कल जो है उसके साथ जो डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग कल के सेशन के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है? तो एक न्यूज के कारण जो है सेशन को यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का पहले आंसर कर देंगे और उसके बाद आपको एक होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए जी क्या आंसर रहेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर रहेगा आपके संजय मल्होत्रा। कौन रहेंगे? संजय मल्होत्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर फॉर दिस ईयर। अगर 2025 में क्वेश्चन पूछा जाता है तो गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर थे हमारे शक्तिकांत दास जी, बराबर है? तो संजय मल्होत्रा के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। संजय मल्होत्रा जो है हमारे 26 नंबर के गवर्नर बने हैं। कौन से नंबर के? 26 नंबर के गवर्नर बने हैं, जिनका कार्यकाल 2024 से आगे तक रहेगा। क्या रहेगा? 2024 से शुरू होने वाला है। और अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, हमारे भारत के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ जो है हमारे भारत के पहले गवर्नर थे। और अगर आपको पूछा जाता है कि भारत का कौन सा व्यक्ति है ना, कौन सा व्यक्ति पहले बार आरबीआई के गवर्नर बने, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं कल। और अभी जो है DSSB का बारे में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसे दानी सर कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग उसे वहां पे ट्रांसफर होंगे और वहां पे जो है न्यूज को पूरी तरह से देखेंगे और अपनी जो है तसल्ली और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहां पर बताएंगे कि भारत के पहले व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर बने, उसका नाम क्या है जी? सीडी देशमुख। क्या जी? सीडी देशमुख। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मिलते हैं कल इसी जोश के साथ और कवर करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉप 100। सभी लोग तैयार है? और जिनको जिनको सेशन पसंद आया है लाइक शेयर करेंगे, और जो नया बच्चा जुड़ा है वो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।